चलिए, तो आज क्लास में हम थोड़ी सी बातें करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर के। दैट मीन्स अब एक रेडॉक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा सा महत्व है, तो मैंने इस टॉपिक को लिया है और आपके बुक में दिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, दूसरी भाषा में गैल्वेनिक सेल, तीसरी भाषा में वोल्टी सेल। ऐसा तमाम भाषा होता है, एक सेल का मतलब होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने से पहले हम सेल को समझना क्या होता है। सेल एक प्रकार के सिस्टम है, सेल एक प्रकार की व्यवस्था है, सेल एक प्रकार की युक्ति होता है। समझिए खोखला डब्बा होता है, यस, जिसके द्वारा हम ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं। यानी एक सेल का काम होता है ऊर्जा को रूपांतरित करना। अर्थात आपने तमाम प्रकार की बैटरियों का नाम सुने होंगे, उसी को हम सेल कहते हैं। तो सेल में या तो केमिकल एनर्जी, दैट मीन्स एक सेल का काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को किस में करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना, या थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना। तो दो तरह से कन्वर्जन हो सकता है, या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में होगा। तो इस प्रकार से एक सेल का काम होता है बीच का इंटरमीडिएट की तरह बने रहना। यानी यूं बोल सकते हैं कि एक सेल एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपने ऐसा सुना भी होगा कि ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी बेसिक की बातें करेंगे। अगर एक सेल को देखें तो वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, आइए पहले उसको बताते हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम एक गजब का सेल देंगे और उसको पूरा बना कर उसके अंदर होने वाले जादू, केमिकल, रसायन, अभिक्रिया, जो भी सब कुछ बताने वाले हैं इसी लेक्चर में। यस, तो बने रहिए लेक्चर के साथ, पूरा एकदम A to Z लेक्चर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट मीन्स विद्युत रासायनिक सेल। यानी कहने का मतलब होगा कि एक प्रकार का सेल होता है जो कि क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक रफू काम करना बेटर समझता हूँ। मैंने ये बोला कि यहाँ पर एक सिंपल सा एक डब्बा, एक ये सिस्टम है, एक युक्ति है, और इस युक्ति में आपको क्या समझना है कि इसको मैंने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। क्लियर है? ओके। अब यहाँ हम ये कह रहे हैं कि यह युक्ति यहाँ से कहीं से एनर्जी आया और यह एनर्जी क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल है। केमिकल है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। क्लियर है? ओके। और इसका यह केमिकल एनर्जी जैसे इसमें भिड़ा और जैसे बाहर निकला तुरंत इलेक्ट्रिकल में निकला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझिएगा, केमिकल एनर्जी सेल में आया, इस युक्ति में आया, इस व्यवस्था में आया, और इसके द्वारा यह केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब एक रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, तो वहां पर जिसके द्वारा होता है उस सेलवा को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक सेल। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ये सेल अगर उल्टा काम करना शुरू कर दे, अर्थात यहाँ से आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ से क्या निकला? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बात समझिएगा, तो दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही सेल में पास किया और सेल से जैसे ही बाहर निकला वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हुआ। तो इस सेल को, इस युक्ति को बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी सेल। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जाता है कि बड़े आराम से यह जो सेल है दोनों जगह लगा हुआ है, यह सेल एक बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है और यह सेल एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से यह जो सेल है दो तरह से काम कर सकता है, दो प्रकार से काम कर सकता है। जबरदस्त तरह से काम कर सकता है, या तो
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। सो यहाँ पे इन दोनों सेलों को अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं। तो इस पहले सेल को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल और इस दूसरे सेल को बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है? पूरी बातें क्लियर है? अगर आपको 2 लाइन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सिंपल, मैंने जो किया है यहाँ पे लिखेंगे वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्लियर है बातें? ओके, तो पूरी बातें क्लियर है। यानी इस प्रकार के सेल को हम क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक सेल। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, इसमें एक प्यारा सा बड़ा फेमस एग्जांपल है, बड़ा फेमस है डेनियल सेल। इसकी चर्चा पूरा विधिवत करने वाले हैं इस लेक्चर में। डेनियल सेल, जस्ट वेट, इंतजार करें, मीठा फल मिलेगा। थोड़ा सा कड़वा तो होगा पहले, फिर मीठा हो जाएगा अपने आप। तो डेनियल सेल क्या है, इसकी चर्चा होगी पूरा, एकदम पूरा इसका भंडाफोड़ करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात है, इसी का हम उल्टा करके यहाँ पे एक लाइन में आप चाहो तो लिख सकते हो कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपके लिए है। और आप ये रहा एक सेल का मतलब। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा सेल में प्रयोग किए जाने वाले मेटल रॉड, जिसे हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। चलिए, इससे पहले हम डेनियल सेल की बातें करें, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी में लगा होता है, बिना इलेक्ट्रोड के काम पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोड में 2 तरह से होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ओके, अब एनोड क्या होता है, एनोड का मतलब क्या होता है, कैथोड का मतलब क्या होता है। यह एनोड बैटरी में हमेशा, सेल में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर है? और ये क्या होता है, धनात्मक होता है। आइए इसको समझाते हैं कैसे। इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखना, लोन। क्या याद रखेंगे? लोन, LOAN, लोन हो गया ना। तो लोन लिया किसने? रघु रामचंद्र प्रसाद। लोन किसने लिया? रघुरामचंद्र प्रसाद। तो रघुरामचंद्र प्रसाद ने लोन लिया और ये मिला करके बन गया इलेक्ट्रोड। किसने लोन लिया? रघुरामचंद्र प्रसाद। किससे लोन लिया? इलेक्ट्रोड से। समझ में नहीं आ रहा है? यस। तो लोन का मतलब होता है, लॉजिक समझिए, लोन का मतलब हमेशा बैटरियम लेफ्ट साइड में होता है ऐसा कुछ। ओ का मतलब इस पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का दान। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का दान दूसरी भाषा में। और ए का मतलब होता है एनोड, इसका नाम होता है, जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे हो। और एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और रघुरामचंद्र प्रसाद देख लो, ये होता है राइट में। कहाँ होता है? राइट में। और इसका मतलब क्या होगा? रिडक्शन। यस, ये ठूस ठूस के बता चुके रिडक्शन क्या होता है, सब कुछ क्लियर है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या लिखोगे? यस। और सी का मतलब कैथोड होगा। और पी का मतलब अब तक आपके दिमाग में आ चुका होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ओके। इस हिसाब से एनोड को माइनस में लिखते हैं और कैथोड किस में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें कराती हैं। अगर छोटी छोटी बातें नहीं होती तो आज बड़ी बड़ी मुलाकातें नहीं होती। तो चलिए, छोटी छोटी बातें दिमाग में डाल लीजिए। अब हम इसका असली मजा दिखाते हैं आपको, डेनियल सेल के अंतर्गत दिखाते हैं। डेनियल सेल में इसका क्या वास्तविकता है उसको समझिए पहले आप। ठीक है? यस। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फटाफट नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या लेने वाले? डेनियल सेल। क्लियर है? क्या लेंगे? डेनियल सेल लेंगे। और इसमें हम पूरी बातें आपको समझाएंगे कि वास्तव में एक सेल काम करता कैसे है।
क्लियर। तो डेनियल सेल में क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर डेनियल सेल में पूरी बात आपको समझनी है तो आप एक काम करना, आप 2 ठो मेटल रॉड ले लें, जैसे कि जिंक का ले लें, कापर का ले लें, ये लगभग बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोड के लिए जिंक एंड कापर, ये 2 मेटल रॉड लेंगे। ये इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए हम ये ले लेते हैं रॉड करके, ठीक है। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, या जो दोनों मेटल रॉड लिए हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, इसमें क्रमशः क्या करेंगे, इसको इसी आयन के विलयन में डुबाएंगे। अर्थात उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल की पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अर्थात अब हम सेल बनाने जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ठो आपको पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। आइए इसको हम पहले बनाते हैं, फिर उसमें हम समझाते हैं। इसमें क्या होगा, वास्तव में जिंक को जिंक सल्फेट में डालेंगे, कापर को कापर सल्फेट में। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 2 ठो पात्र ले लें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बर्तन यहाँ पे ले लिया, कुछ ऐसा, और इसी के जैसा एक बर्तन यहाँ पे ले लिया, कुछ ऐसा, और इन दोनों बर्तन में क्रमशः यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें डाला जिंक सल्फेट और इसमें डाला कापर सल्फेट, ऐसा कुछ। ये दोनों अलग अलग क्या है, विलयन है, अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट के विलयन मान सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वास्तव में यहाँ पे जिंक वाला रॉड को डुबाया इस वैद्युत अपघट के विलयन में, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ऐसा कुछ। और एक बर्तन में क्या डाला, कॉपर की रॉड, दैट मीन्स कुछ ऐसा। क्लियर है। तो ये रहा जी, इसका नाम जिंक है और इसका नाम कॉपर है, Cu है। अब क्या हो रहा है, वास्तव में अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने डुबा दिया है। एक को किसमें डुबाया है, जिंक सल्फेट में, ओके, और एक को डुबाया है किसमें, कॉपर सल्फेट में। बड़ा सिंपल है, इतना तो काम कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। अब इन दोनों को एक दूसरे से अल्टरनेट करा देते हैं, किसकी सहायता से, यहाँ पर एक छोटा सा युक्ति लगाएंगे, धारामापी गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। यह जो सुई लगा हुआ है ये विक्षेपण को बताएगा, अर्थात यहाँ से कुछ हलचल होगा तो उस चीज को बताएगा। हलचल को मापने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर टाइप का कुछ लगा दिया, जिसे हम धारामापी का नाम दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे विचार करें, जिंक सल्फेट में जिंक डाला, कापर सल्फेट में कापर की रॉड डाला, यहाँ पे तार का अल्टरनेट करा दिया, तो क्या होगा सर बताइए, क्या धारा बहेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं बहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों सिस्टम से जब हम एकत्र किए हैं, यानी एक ज्वाइन किए हैं, तो इन दोनों सिस्टम में अभी कुछ न कुछ अधूरा है। अर्थात यहाँ पे धारा प्रवाह के लिए कुछ न कुछ और चाहिए, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा साल्ट ब्रिज। यानी इनके बीच के जो विद्युत अपघट के जो विलयन है, इनके कनेक्शन के लिए एक अलग प्रकार का ब्रिजिंग चाहिए, एक अलग प्रकार का सेतु चाहिए, एक अलग प्रकार का साल्ट चाहिए, एक अलग प्रकार का साल्ट ब्रिज चाहिए, उसे हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं एक अलग प्रकार का साल्ट ब्रिज, दैट मीन्स कुछ ऐसा, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे पहले ये न रहे तो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, अब इस साल्ट ब्रिज से यहाँ पर जो भाग वैद्युत अपघट के विलयन में डूबा होता है, इस भाग से कुछ जेली टाइप के पदार्थ निकलता है, जिसका नाम होता है अगार अगार जेल। क्या नाम होता है? अगार अगार जेल। अगार अगार जेल नाम का पदार्थ निकलता है, और यह जो साल्ट ब्रिज है वह लगभग
किसका किसका हो सकता है, KCl का हो सकता है, KNO3 का हो सकता है, या इसके अलावा यह हो सकता है NH4Cl का हो सकता है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि यह साल्ट ब्रिज KCl का है। ओके, इसका नाम क्या दिया अभी, साल्ट ब्रिज। यह जो साल्ट ब्रिज है यह किसका है, KCl का है। पूरी बातें समझ में आ रही है। पूरी व्यवस्था में एक अलग प्रकार की व्यवस्था जिसका नाम है साल्ट ब्रिज, और इस साल्ट ब्रिज को जैसे ही दोनों अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट के विलयन में टच कराए, जैसे ही इसका टचिंग पॉइंट हुआ वैसे ही बाबू यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग हलचल, यानी इस सुई में विक्षेपण देखने को मिला। अब यह सुई डगमगाने लगी, ओ माय गॉड कोई न कोई चिल्लाने लगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है, जरूर कुछ न कुछ हलचल मच रहा है। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, धारा किधर से किधर जा रहा है, धारा किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन और धारा का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में भी भाषा में आपने देखा होता है, फिजिक्स की भाषा में आपने देखा होगा जरूर कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा होता है। सिंपल सी बात। तो मैंने ये बोला आपसे कि यहाँ पर विचार करिएगा, यहाँ पर अगर सुई में विक्षेपण हो रहा है, अगर इस सुई में विक्षेपण हो रहा है, सुई क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रही है, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हलचल मचाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़खड़ाए हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर वास्तव में यह जिंक सल्फेट से Zn अलग होकर के +2 में हलचल मचा रहा है। बात स्पष्ट है। ओके, अब यह Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन के रूप में हलचल मचा रहा है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन अब आगे की ओर जा रहा है इस परिपथ के माध्यम से। मैंने ऐसा इसलिए दिखाया है ताकि आपको पूरा आपके सामने फेस हो जाए। ये सब अंदर की कहानी है जो दिखती ही नहीं है, ये सब समझिए आप सेल को उखाड़ के पढ़ रहे हो। क्लियर है। तो अंदर की कहानी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, अब सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इनका स्वागत कौन करेगा, इनका स्वागत करेगा यह कॉपर सल्फेट से निकला हुआ कॉपर, अर्थात कॉपर केवल स्वागत करेगा, कॉपर +2 स्वागत करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा आ जाओ हे मेरे लाल आ जाओ। तो यह लाल इसके पास आ जाएगा, अर्थात यूं बोलें कि यहाँ पर कॉपर अलग होकर के इसको स्वागत कर लेगा, और यह इलेक्ट्रॉन जब लगातार जाने लगेगा, यानी यहाँ से लगातार Zn+2 इतना ज़्यादा भर जाएगा कि यह Zn+2 इतना ज़्यादा भर जाएगा कि यह Zn+2 यानी कि यह अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यह लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और यह स्वागत करते करते यहाँ पर वास्तव में इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने लगेगा, और यह जो मात्रा बढ़ रहा है यह मेटल रॉड का इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जनरेशन है, अर्थात यह जरूर इस मेटल रॉड का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। यूं बोले यहाँ से ऐसे एक रॉड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इस पर से ये पिघल रहा है, जिंक सल्फेट में ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है, टूट रहा है, और यह इलेक्ट्रॉन के रूप में इस मेटल का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, और यह मेटल इस पे आकर के क्या हो रहा है, चिपचिपा बन करके यहाँ पर इकट्ठा होने लग रहा है लगातार। तो एक मेटल रॉड का, एक जिंक रॉड का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, और यह क्षय जो मात्रा है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जनरेट होते हुए इस रॉड पर, इस कॉपर के रॉड पर, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो रहा है, और यह लगातार क्रिया हो रही है, एकदम निरंतर क्रिया हो रही है, जिसके वजह से यह या तो खत्म हो जाएगा या तो एकदम पतला दुबला हो जाएगा, एकदम कमजोर पड़ जाएगा, और एकदम भर करके
एकदम पूरा एकदम इस पे मोटाई बढ़ जाएगी, इस इलेक्ट्रोड की मात्रा या इस इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये काम गड़बड़ हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा नाश हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये जो साल्ट ब्रिज है ये हार नहीं मानेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा अगर हो रहा है, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, अगर ऐसा हो रहा है कि Zn+2 लगातार बढ़ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब लगातार जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का स्वागत कर रहा है, ये दोनों अलग अलग रॉड का ऐसा काम है। क्लियर है? ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड का ऐसा काम है। क्लियर है? ये दोनों अलग अलग मेटल रॉड का ऐसा काम है। तो ऐसा अगर काम है तो एक मेटल रॉड का कटिंग होगा, क्षय होगा, और एक मेटल रॉड पे उस मेटल रॉड की मात्रा बढ़ेगी जिससे इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है सर, तो सेल का नाश होगा। सेल का नाश होगा, इलेक्ट्रोड खत्म होगा, सेल का जो ऊर्जा, जो पावर, जो शक्ति है एकदम खत्म हो जाएगी। तो ऐसा न होने के लिए यहाँ से साल्ट ब्रिज से यह जो KCl है, KCl का मतलब होता है, KCl का मतलब होता है K+ आयन और Cl- आयन। अब यह जो K+ आयन है और जो Cl- आयन है, इस Zn+2 दैट मीन से पूरा धनावेशित हो जा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से लवण सेतु के माध्यम से यह Cl का माइनस आयन ये धड़ाधड़ इसमें प्रवेश करेगा, इसमें घुस जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बल्कि यहाँ से आता है, ठीक है। यह Cl- यहाँ से क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा, और यह K+ इसमें प्रवेश करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर प्रवेश करेगा। अब बात समझिएगा, अगर Cl- इसमें प्रवेश करता है, अगर K+ इसमें प्रवेश करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, अर्थात इसमें Zn+2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक प्लस आयन का होना जरूरी है और इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस आयन का होना बहुत जरूरी है। तो अब लवण सेतु से असली पावर निकलता है, वह पावर का नाम है K+ आयन, वह पावर का नाम है Cl- आयन, और ये दोनों अलग अलग आयन अपने आप विक्षेपित हो करके उसको पकड़ लेते हैं जिसको पकड़ना चाहिए। सिंपल सी बात। तो इस प्रकार से एक लवण सेतु इसको बैलेंस करता है। अब यहाँ इस पोजीशन बोलते हैं बैलेंस करना, अर्थात बैलेंस बनाए रखना। तो यह जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से जो क्षय हो रहा है और यहाँ जो इकट्ठा हो रहा है, यह बैलेंस का होता है बिगड़ना। सेल काम कर रहा है, ऊपर ऊपर तुम ऊर्जा ले रहे हो, तुम ऊपर पर ऊर्जा ले रहे हो, लेकिन तुमको ही नहीं पता कि अंदर क्या हानि हो रही है। तो उस हानि को फिर से अपनी एक नया जीवन दान देने के लिए KCl की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए लवण सेतु को लवण सेतु नहीं बल्कि यहाँ पर एक गजब का खजाना भी कह सकते हैं। अब क्या होगा कि इस पूरे सेल को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आधा सेल को अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पर इस सेल पर ऑक्सीकरण हो रहा है और इस सेल पर अपक्षय हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अर्थात इसका मतलब साफ साफ है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है। मैंने क्या बोला? यह जो दिशा है इलेक्ट्रॉन की दिशा है। किसकी दिशा है? इलेक्ट्रॉन की दिशा है। क्लियर है? तो आप फिजिक्स की भाषा में ये जान चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इधर से आता है धारा। क्या होता है? धारा। तो धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन की दिशा पर तय होता है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे है तो इधर होगा विद्युत धारा। यहाँ क्या लिखोगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाह की दिशा ऐसे होगा। अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा ना? इलेक्ट्रॉन की दिशा एक तो पता चल गया, सुई के बीच पर से इलेक्ट्रॉन इसे बह रहा है, एक दे रहा है तो एक ले रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा। और एक कंसेप्ट आप जानते हो, फिजिक्स में आपने पूरा हर हर करके पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत क्या बता है? विद्युत की धारा। क्लियर है? ओके। तो इन बातों से क्या तय हुआ? इन बातों से यह तय हुआ कि यहाँ पर अगर इन दोनों को तय किया जाए तो यहाँ पर कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, आप खुद बताओ। मतलब किस रॉड को एनोड बोलेंगे और किस रॉड को कैथोड बोलेंगे? तो बड़ा सिंपल है यार, आपने भी देखा, एक ट्रिक के माध्यम से बताया। इलेक्ट्रोड को याद करने के लिए लोन का मतलब होता है लेफ्ट में होगा, एनोड उसका नाम होता है, तो यह लेफ्ट साइड है। पहली बात क्या है? यह लेफ्ट साइड और क्या है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा? एनोड होगा। क्या होगा? एनोड, जो कि क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव? निगेटिव। तो ये होगा निगेटिव। क्या होगा?
और ये क्या होगा? कैथोड। ये क्या होगा? कैथोड। क्योंकि ये राइट साइड में है तो कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। बातें स्पष्ट है? यस। तो ये रहा एक सेल का मतलब, एक डेनियल सेल का मतलब, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब। अभी खत्म नहीं हुआ बातें। अभी बातें क्या है कि इस सेल को, इस पूरी परिपथ सिस्टम को ध्यान से देखिए आप। तो क्या नजर आ रहा है? मुझे तो नजर आ रहा है। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? यस। आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा ध्यान से देखिए। तो नजर ये आ रहा है कि यहां पर सेल का डिवीजन हो रहा है। अगर हम इस पूरे सेल को आधा आधा पर से बांट दें, तोड़ दें, तो यहां पर आपको कुछ दिखेगा, कुछ तो दिखेगा। देख रहे हैं? मैंने क्या किया? पूरे को आधा आधा सेल को क्या किया? बांट दिया। तो यहां पर हो रहा है हाल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पर हो रहा है हाल्फ रिडक्शन रिएक्शन। समझिएगा, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस पर होगी और इस पर क्या होगी? अर्ध अपचयन अभिक्रिया। कैसे? विचार करें। यहां पर होगा अर्ध ऑक्सी, अर्ध ऑक्सीकरण होगा। किस पर होगा? यह होगा किस पर? जिंक वाले पर। ठीक है। और यहां पर क्या होगा? अर्ध अपचयन अभिक्रिया। ध्यान देंगे। तो अर्ध ऑक्सीकरण में क्या होता है? अर्ध ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। क्या हो रहा है? दान हो रहा है। तो यहां से Zn क्या था? Zn किस में था? Zn किस में था? सॉलिड में। क्लियर? इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का दान किया। तो Zn प्लस 2 बनाया। ये किस में है? एक्वस के फॉर्म में। क्लियर हुआ? जब दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया? दान किया। बातें स्पष्ट हो रहा है? तो यह जिंक रॉड से Zn प्लस 2 निकल रहा है, मतलब Zn प्लस 2 के फॉर्म में एक्वस में Zn प्लस 2 है और ये जिंक का रॉड है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। किस पर? इस Zn पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? दान हो रहा है। यहाँ देखिए तो कॉपर प्लस 2 होगा। कब होगा? यह एक्वस के फॉर्म में। कॉपर क्या है? प्लस का 2 है और यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है? कॉपर सॉलिड। बातें स्पष्ट है? समझिए जरा। यहाँ पर अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर अर्ध अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। बातें क्लियर है? ओके। अब इस पूरी अभिक्रिया को अगर मैं एक साथ लिखें तो क्या होगा? तो उसे बोलेंगे सेल अभिक्रिया। दैट मीन्स मैंने क्या किया? Zn, यहाँ पे मैंने क्या किया? Zn जो सॉलिड था गिव्स क्या था? Zn प्लस का 2 एक्वस का फॉर्मेट और यहाँ पे क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन दान कराया। फिर इस चीज को, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है? इसको देखिए तो जरा, कॉपर प्लस का 2 एक्वस के फॉर्म में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या बनेगा? कॉपर। क्लियर है? ओके। विचार करें तो इन दोनों से क्या नजर आएगा? Zn सॉलिड है प्लस इधर क्या है? कॉपर प्लस का 2 गिव्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को इससे क्या कर देंगे? कैंसिल। तो क्या होगा? Zn प्लस का 2 एक्वस एंड प्लस कॉपर का सॉलिड। तो बच्चों इसको बोलते हैं अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध अपचयन, दोनों को मिला दिए ऐसा रिएक्शन, इसको बोलेंगे सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सेल रिएक्शन, यानी कि सेल में होने वाली अभिक्रिया। तो यह एक सेल के भीतर होने वाली अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हम सेल का निरूपण करते कैसे हैं, अर्थात सेल निरूपण का मतलब क्या होता है। अगर आपको सेल को दर्शाना है, सेल को प्रदर्शित करना है तो उसे हम कहते हैं सेल निरूपण। क्या कहते हैं?
सेल निरूपण, जिसका मतलब होता है यहाँ से Zn किसमें है, सॉलिड में, और यहाँ पे एक ऑब्लिक देंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा Zn का +2 विच इज एक्वस के फॉर्म में, एंड ये हो जाएगा क्या, कॉपर का +2 एंड कॉपर, ये एक्वस है और ये क्या सॉलिड है। तो ये होता है सेल का निरूपण, और इसमें इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। तो यह होता है एक सेल का निरूपण, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे बड़ा समस्या ये है कि वास्तव में साल्ट ब्रिज क्या है, और साल्ट ब्रिज एक प्रकार की यू आकार की नलिका होती है, जो कि एक रिएक्शन को यानी दो परिपथों को जोड़ने में मदद कराती है। बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा को कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम में हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक साल्ट ब्रिज जो होता है वह साल्ट ब्रिज यानी जिसका हिंदी होता है लवण सेतु, और लवण सेतु का काम होता है जो कि जिसमें लवण भरा होता है। ठीक है। दूसरी बात है, इसका आकार यू आकार होता है, और यह परिपथ को कंप्लीट कराता है, यानी धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए पूरे सेल को बैलेंस भी करता है। चलिए थोड़ी मोड़ी बातें और हम करते हैं कि वास्तव में साल्ट ब्रिज का उपयोग कैसे करते हैं, यानी अगर आपको लिखना हो या समझना हो तो कैसे लिखोगे। क्लियर है, नोट करें यहाँ तक। चलिए तो अगर हम बात करते हैं कि वास्तव में डेनियल सेल में जो लवण सेतु होता है, लवण सेतु का कार्य, अभी आपने देखा कि लवण सेतु जो कि यू आकार की एक ट्यूब जैसे नलिका होती है, जिसमें तमाम प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं, जेली नाम का पदार्थ भी भरा होता है। उसके अलावा जो लवण होते हैं उसमें वो एक्टिव होकर के विलयन को बैलेंस करने के लिए वो चले जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर लवण सेतु के अलग अलग कार्य होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपलीफाई कराऊँ तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जैसा कि मैंने 3-4 वर्क लिख दिया है कि वास्तव में लवण सेतु काम कैसे करते हैं। सब कुछ वही बातें, पुरानी बातें हैं जो मैंने अभी बताया है। कह रहा है कि पहला यह परिपथ को पूर्ण करने के लिए दो अर्धसेलों के विलयनों को जोड़ता है, मतलब एक हाफ इधर है और एक हाफ इधर है, तो उन दोनों को जोड़ता है। अगर हम लवण सेतु हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो काम रुक जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, यह द्रव द्रव संधि विभव को निम्नतम करता है, यानी मैक्सिमम अगर द्रव द्रव दोनों लिक्विड के फॉर्म का विभव है तो उसको क्या करता है, डाउन करता है, कम करता है, घटाता है। तीसरी बात है, यह विलयन की उदासीनता बनाए रखता है। उदासीनता बनाना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स अगर एक लगातार, मैंने अभी बोला ना कि एक लगातार Zn+2 निकलता है जिंक सल्फेट से, Zn+2 निकलता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जिंक +2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह ज़्यादा क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी उसमें आ जाती है। और वह जब वह ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ से आता है कौन सा, Cl-, तब जाकर वो मेंटेन होता है, फिर से वो नए सेल की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सेल बैलेंस नहीं होगा, अगर सेल उदासीन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो उदासीनता के लिए क्या चाहिए, एक प्लस और एक माइनस चाहिए। ठीक, जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति तथा प्रवाह लगातार होता रहे। अर्थात सेल के अंतर्गत अगर आपको विद्युत धारा को उत्पन्न करना है और प्रवाह एकदम मेंटेन बनाए रखना है तो आपको ये जरूरी है कि आप लवण सेतु उसमें यूज करें, और ये तो हो नहीं सकता कि बिना लवण सेतु का काम हो जाए। चौथी बात यह कि लवण सेतु को हटाने पर बोल्टता गिरकर शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब यही है कि जो बोल्ट होता है यानी कि जो विभव होता है वो लवण सेतु पर ही डिपेंड होता है। यानी एक सेल का विभव जब लवण सेतु रहेगा तो उस सेल का विभव बताएगा। अगर सेल का विभव देखना कम या अधिक तो वह लवण सेतु पर डिपेंड होगा। लवण सेतु हटाओगे तो विभव घंटा हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये रहा आज क्लास में एक सेल का मतलब, थोड़ी मोड़ी जानकारी सेल के लेकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरी बातें। अब हम आपको स्क्रीन के माध्यम से थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दैट मीन्स विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट करके हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंट देंगे स्क्रीन के माध्यम से। आप वहाँ से नोट करेंगे और आपका नोट्स 1 नंबर का बन जाएगा, मतलब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, तो आज क्लास से समाप्त करते हैं।